हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। हम लोग आज बजट पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। आज का दिन बजट का दिन है और पूरे साल का आर्थिक लेखा जोखा इस बजट में आज प्रस्तुत किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बजट में की गई हैं उस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए इस बड़े सेशन से। पूरे साल के लिए हम लोग इससे काम चलाएंगे अपने सारी परीक्षाओं में, अतः इन बातों से जुड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग सेशन के साथ जुड़ जाएं। आज का सेशन बजट सेशन है। थोड़ा बजट तैयार कर रहा था, इस वजह से थोड़ी सी टाइम लग गई, थोड़ा सा टाइम लग गया हमें इस चीज को करने में। तो आप लोग जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए भाई। सेशन से अधिकतम जुड़ जाइए सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाइए सेशन से। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। आज बजट सेशन, पूरे साल के बजट की प्रमुख बातें। आज दो चीजों पर चर्चा करेंगे, बजट की महत्वपूर्ण बात और बजट का इतिहास। तो सेशन को शेयर कर दीजिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचा दीजिए। पूरे साल का बजट आज प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार पल है जो पूरे साल हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम लोग बजट पे आज चर्चा करेंगे, क्या क्या इस बजट में खास बातें हैं और बजट किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, बजट के क्या इतिहास है। आज पूरी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। बजट पर कंप्लीट चर्चा करने वाले आज हम हैं। बजट का मतलब वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट की चर्चा संविधान में नहीं है, बजट की चर्चा बजट के रूप में संविधान में नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में है। टाइमिंग एक्चुअली बजट की आज के लिए टाइम केवल चेंज किया गया है। अनीता कुमारी, काजल कुमारी, विजया सलनी, जितने भी लोग जुड़े हैं, रानी कुमारी, कृष्णा चौहान, सभी लोग बता दूं आज की टाइमिंग केवल चेंज हो गया है क्योंकि आज मुझे बजट के बारे में कुछ विशेष बातें करनी थी। आज बजट है इसलिए थोड़ी लेट कर दिया मैंने, वरना 5 बजे टाइमिंग है, 5 बजे का। करंट अफेयर डेली 50 क्वेश्चन करंट अफेयर लेकर हम आते हैं आपके लिए हर दिन शाम 5 बजे। लेकिन थोड़ा बजट की बातें थी तो थोड़ा मुझे भी इसको देखना था, आखिर बजट में क्या किया गया है उस पर हम पूरी चर्चा करने आए हैं। बजट की आप सामने देख रहे होंगे, बजट से संबंधित महत्वपूर्ण 15 बातें, 15 इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये बातें आज हम लोग चर्चा करेंगे, इन बातों पर हम लोग पूरी डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर बजट में क्या किया गया, क्यों किया गया, पूरे देश की आर्थिक दशा और दिशा कैसे तय हो रही है। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। मिशन 50 आईएएस चैनल, और आप लोग जो रंजीत कुमार सर का जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप लोग जल्दी जुड़ जाएं ताकि बजट का जो हम आज पढ़ाएंगे बजट, उसका प्रिंट आउट आपको मिल सके। बजट का पूरा प्रिंट आउट मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जो है मिशन 50 आईएएस का, उससे आप लोग जुड़ जाए। मिशन आईएएस या मिशन 50 आईएएस या रंजीत सर, ये तीनों चैनल्स पे आप जुड़ जाएंगे। 3 चैनल है, तीनों पर आप लोग जुड़ जाइएगा। पूरा का पूरा डिटेल आपको आज मिल जाएगा, एकदम आज ही सेशन खत्म होगा और पूरा प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन, कोई बात नहीं, लेकिन आज बेहतरीन सेशन है दीपक जी, आज बेहतरीन सेशन है। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी बजट हम इसमें कवर करेंगे सेशन में, बजट का पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे इसके अंदर, और बजट की कुछ महत्वपूर्ण 15 बातें कौन कौन सी की गई हैं उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़े रहिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेशन, भारत की आर्थिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बोलचाल में हम बजट के नाम से जानते हैं। बजट 2022-23 की महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं इस पर चर्चा हम करेंगे। देखिए सामने निर्मला सीतारमन, हमारे वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री का पिक सामने है, देख लीजिए। तो बजट के जो पहले महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी उस पर चर्चा करते हैं। पहला महत्वपूर्ण बात, पूर्वोत्तर के विकास के लिए। पूर्वोत्तर का मतलब होता है 7 सिस्टर। 7 सिस्टर का मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ये जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जिसको हम 7 सिस्टर कहते हैं, एक सिक्किम को भी इसमें जोड़ लीजिए। पूर्वोत्तर का मतलब 7 सिस्टर प्लस सिक्किम। सिक्किम और 7 सिस्टर में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके विकास के लिए एक नया पीएम विकास पहल योजना की शुरुआत की गई है। पीएम विकास
योजना पीएम विकास पहल, नोट कर लीजिए, इस बार के बजट में पीएम विकास पहल पर विचार किया गया है। इसके विषय में पढ़ लूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम विकास पहल नाम की योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा। मतलब आप जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, आप जानते हैं कितना सेंसिटिव एरिया है। हमेशा चीन उस इलाके में अपना दावा जताता रहता है। जितना ज्यादा हम नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करेंगे, जितना ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में हम लोग एजुकेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से नॉर्थ ईस्ट हमसे जुड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट अगर कमजोर पड़ा तो तुरंत चीन उस पर दावा जताना शुरू करेगा। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों में भी हमें ये विश्वास दिलाना होगा विकास के माध्यम से कि हम आपका सही मायने में हम आपके संरक्षक हैं, सही मायने में हम आपके शुभचिंतक हैं। ये पूर्वोत्तर के लोगों को भी आपको विश्वास दिलाना होगा, अपने विश्वास में लेना होगा। तभी आप केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर किसी देश से नहीं लड़ सकते, किसी देश से नहीं जीत सकते, बल्कि जिस क्षेत्र में पड़ोसी देश दावा जता रहा है, उस क्षेत्र के लोगों की भी मदद आपको चाहिए। तो उस क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए बहुत बेहतरीन पहल किया गया है, पीएम विकास पहल, जिससे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। और जो बाउंड्री से चीन और भारत के सीमा से लगे हुए या चीन और म्यांमार के सीमा से लगे हुए जो गांव हैं, उनको जीवंत ग्राम कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। क्लियर है? ताकि इन गांवों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि देश के 112 आकांक्षी जिलों में से 95% में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आप जानते हैं कि नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की घोषणा की जाती है। भारत में कुल कितने आकांक्षी जिले हैं? 112 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें से 95% में स्वास्थ्य और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बुनियादी ढांचा, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में बढ़ोतरी के 7 इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति से जोड़ा जाएगा। इनका कहना है कि पीएम गति शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पीएम गति शक्ति, इसको तैयार कर लीजिएगा। भारत सरकार के सड़क, रेल, ऐसे 16 अलग अलग विभाग हैं। भारत सरकार के 16 अलग अलग मंत्रालय को डिजिटल माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा और उनके विकास पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसी को बोला गया पीएम गति शक्ति। तो कहा गया कि राष्ट्रीय बुनियादी पाइपलाइन, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन है, उसके जो 7 इंजन है, जिसके माध्यम से हम पूरे देश के आधारभूत संरचना को गति प्रदान करेंगे, उसमें पीएम गति शक्ति योजना से उन सारे पाइपलाइंस को जोड़ा जाएगा, उन सारे इंजन को पीएम गति शक्ति से जोड़ा जाएगा। और पीएम गति शक्ति पूछा जाए क्या है भाई, तो पीएम गति शक्ति योजना भारत सरकार के सड़क, रेल को मिलाकर कुल 16 अलग अलग मंत्रालय हैं, उनको डिजिटल माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कनेक्ट करने के सरकार की योजना है। क्लियर है? और पूरे देश का विकास में खासकर सरकार का इस बार की प्लान है कि पूरे देश के आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर बात हम करेंगे। भारत में टोटल कितने आकांक्षी जिले हैं? 112। उसमें से 95% जिलों में वित्त मंत्री ने दावा जताया है कि स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की काफी प्रगति हुई है। आकांक्षी जिलों की घोषणा नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, उसी रिपोर्ट के अंतर्गत नीति आयोग के सतत विकास जो रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग, उसके अंतर्गत आकांक्षी जिलों की घोषणा की जाती है। जिस जिले का मार्क्स 50 से कम हो, टोटल 100 मार्क्स दिया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुल 100 मार्क्स दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि जिसका मार्क्स 50 से कम हो, वो सभी जिले किसमें आएंगे? आकांक्षी जिले में। तो भारत में 112 ऐसे जिले हैं जिसका नंबर 50 से कम है, ये सभी आकांक्षी जिले में शामिल है। क्लियर है? उसमें से 95% में काफी विकास हुआ है। ये हमारे वित्त मंत्री का आज के बजट में ऐसा दावा है। अगला जो बजट में किया गया, अगले 3 सालों में 400, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे। भारत के अंदर 400 वंदे भारत एक्सप्रेस, आप जानते हैं कि वाराणसी से दिल्ली के बीच, इसको हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते थे। वंदे भारत ट्रेन को हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते थे। तो 400 नए वंदे भारत ट्रेन एक्स्ट्रा चलाया जाएगा। 25,000 किलोमीटर बढ़ेंगे नेशनल हाईवे, यानी नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़ाने की भी बात इस बजट में की गई है। 3 सालों के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे और 25,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अंतर्गत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे
छोटे किसानों एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। लोकसभा में वित्त मंत्री ने 2022-23 के आम बजट को पेश करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवेज का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। अभी मैंने बताया नेशनल हाईवे का कितना डेवलपमेंट होगा, एक्स्ट्रा नेशनल हाईवे मतलब अतिरिक्त जितना है उसके आगे 25,000 किलोमीटर क्या करेंगे भैया, नेशनल हाईवे का विकास किया जाएगा। 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे। आगे चलते हैं। सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए 2022-23 में पीएम गति शक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको मैंने बताया कि पीएम गति शक्ति में सड़क और रेलवे को मिलाकर कुल 16 मंत्रालय को शामिल किया गया है। तो पीएम गति शक्ति के माध्यम से इन सड़कों का विस्तार किया जाएगा। क्लियर है। आगे आते हैं। वित्त मंत्री ने 400 नई वंदे भारत ट्रेन यानी ट्रेन 18 की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया है। कहा है कि अगले वित्त वर्ष में 4 बहु मॉडल मतलब मल्टी मॉडल पार्क के लिए अनुबंध किए जाएंगे। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि एक उत्पाद और एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा वन नेशन वन कार्ड, उसी तरह से एक उत्पाद वन प्रोडक्ट वन रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। 400 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 वर्ष में 100 पीएम गति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। भारत में अगले 3 सालों में 2025 तक 100 पीएम गति टर्मिनल का मतलब जो भारत सरकार की जो पीएम प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, जिसके अंतर्गत 16 मंत्रालयों को शामिल किया गया है, उनके विकास के लिए भारत में 100 पीएम गति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रेल सुरक्षा एवं क्षमता प्रौद्योगिकी कवच के तहत करीब 2000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को लाया जाएगा। यानी 25,000 किलोमीटर सड़क, 400 वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ 2000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क भी बनाया जाएगा। 2000 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म का विकास किया जाएगा और 100 पीएम गति टर्मिनल का स्थापना किया जाएगा। ये सब इस बार के बजट में किया गया है। बजट में और क्या है? तीसरा पॉइंट, 5G के लिए 2022-23 में स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेंगे। आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम जब आया तो 2G की नीलामी की गई, 3G आया तो 3G की नीलामी की गई, 4G आया तो 4G की नीलामी की गई। अब 5th जनरेशन चल रहा है, इंटरनेट का 5वां जनरेशन चल रहा है। अब इसकी नीलामी भी भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों की तरफ से 5G मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की समय अवधि को 2 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। जो कंपनी है उनकी स्वैच्छिक निकासी की समय अवधि को 2 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। अगला ये सबसे बड़ी बात, इस बजट की जो सबसे बड़ी खासियत है वह डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव। सरकार का सबसे बड़ा प्रस्ताव है डिजिटल यूनिवर्सिटी तैयार करना। सरकार का प्लान ये प्लान डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्लान क्यों आया? इसके पीछे कारण है कि अभी जो बच्चे लॉकडाउन के कारण जिन बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हुआ है उनके लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म तैयार करना। 1 साल इधर 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन के कारण जो नुकसान हुआ है बच्चों को, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो, चाहे मिडिल स्कूल के बच्चे हो, या हाई स्कूल के बच्चे हो, या हायर एजुकेशन के बच्चे हो, उनका जो नुकसान हुआ है उनके लिए डिजिटल माध्यम से, डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और डिजिटल यूनिवर्सिटी तैयार किया जाएगा। इस बार की बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात, डिजिटल यूनिवर्सिटी तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव करते हुए कहा कि इसका निर्माण मॉडल के आधार पर किया जाएगा। जो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगा वो किस आधार पर बनेगा? ये बनेगा निर्माण हब एवं स्कोप मॉडल के आधार पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल की व्यवस्था की जाएगी। 1 क्लास 1 टीवी चैनल, इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक अलग अलग टीवी चैनल पर अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब जितने भी टीवी चैनल भारत में होंगे उन सभी टीवी चैनलों पर एक एजुकेशन, पूरे कंट्री में एक तरह की शिक्षा की बात की जाएगी।
इस भारत में 12 से 200 टीवी चैनलों को बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों के कक्षा 1 से लेकर 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में एक एजुकेशन पर बात की जाएगी, यानी एक एजुकेशन, वन क्लास एंड वन टीवी चैनल। टीवी चैनल कई होंगे, आज क्या है, अलग अलग टीवी चैनल है, इग्नू का अलग है, तो सभी का अलग अलग टीवी चैनल है। उन टीवी चैनल को अब क्या किया जाएगा, एक क्लासरूम बनाया जाएगा और सभी टीवी चैनल पर एक तरह की शिक्षा दी जाएगी। ये सरकार की योजना है। सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि लघु एवं मध्यम क्षेत्रों, लघु क्षेत्र यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, लघु एवं मध्यम क्षेत्रों की तरफ से दी जाने वाली आतिथ्य सेवाएं सभी अभी तक सामान्य स्थिति में नहीं पहुंच पाई हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को महत्ता को ध्यान में रखते हुए तीन योजनाएं महिलाओं एवं बच्चों को समेकित विकास के लिए शुरू की जाएगी। यानी अभी इस बार के बजट में महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित 3 योजनाओं पर सरकार काम करेगी। इस बार के बजट में सरकार के द्वारा कहा गया है। 5वां पॉइंट क्या है, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स का जो स्लैब है, उनकी जो दरें हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, साथ ही इनकम टैक्स के दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के में छूट का दायरा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम जो है, उसमें छूट का जो दायरा है उसे 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। आईटीआर, अगर आईटीआर का मतलब तो इनकम टैक्स रिटर्न, जब आप ज्यादा पैसे कमाते हैं तो आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में यदि कोई गड़बड़ी हो गई तो उसको ठीक करने के लिए सरकार 2 साल का वक्त देगा। इस बार के बजट में कहा गया है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत छूट का दायरा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। साथ ही साथ आईटीआर में यदि कोई गड़बड़ी हो गया है तो उसको 2 साल में आप उसको सुधार सकते हैं। और क्या किया इस बजट में, कपड़े, मोबाइल, चार्जर समेत ये सामान सस्ते हो जाएंगे। क्या क्या सस्ते होंगे, चमड़े के सामान सस्ते होंगे, कपड़े भी सस्ते होंगे, मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंस सस्ते होंगे। इसके अलावा खेती का सामान भी सस्ता हो जाएगा। पॉलिश्ड हीरा, पॉलिश्ड डायमंड भी क्या हो जाएगा, सस्ता। यानी कपड़े, मोबाइल, चार्जर, पॉलिश्ड डायमंड और खेती गृहस्थी का जो सामान है वो सस्ते होंगे। इस बार के बजट में ये घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। अगला पॉइंट है, इस साल सरकार ला रही डिजिटल रुपया। सबसे बड़ी बात, एक बात मैंने क्या बताया कि सरकार के द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जा रही है, ताकि लोग घर बैठे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और बच्चे जो लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे रह गए, उनके लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल की शुरुआत की जा रही है। लेकिन उसी के साथ साथ डिजिटल रुपया इस साल सरकार क्या ला रही है, इस बजट भाषण में क्या बोला गया, डिजिटल रुपया लाया जाएगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई की डिजिटल करेंसी को लेकर सरकार ने इस बजट में बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी, डिजिटल रूपी को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल रूपी नए वित्त वर्ष की शुरुआत जब 1 अप्रैल से होगी, 1 अप्रैल से जब नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी, उस समय डिजिटल रुपया की घोषणा किया जाएगा। डिजिटल रुपया की घोषणा की जाएगी, जिसे डिजिटल रूपी कहा जाएगा। डिजिटल रूपी को कैसे संचालित किया जाएगा भाई, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पेश किया जाएगा। देखो सामने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मैंने फिगर दे दिया है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा डिजिटल रुपया को। और डिजिटल करेंसी को नए वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से जारी करने का सरकार को प्लान है। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी और डिजिटल रुपया और 1 क्लास और 1 टीवी चैनल। इसके अलावा उधर क्या शुरू हुआ था, 1 प्रोडक्ट 1 रेलवे स्टेशन, एक उत्पाद 1 रेलवे स्टेशन की शुरुआत भी इसी बजट में किया गया है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल रुपी को कंट्रोल किया जाएगा, डिजिटल इकोनॉमी को बिग बूस्ट देगा। अगर ऐसा किया जाता है तो भारत की डिजिटल इकोनॉमी आसमान पर पहुंचेगा और हमारा देश के जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, उसमें काफी हद तक इसमें सुधार देखने को मिलेगा। करेंसी मैनेजमेंट को ज्यादा एफिशिएंट और कम लागत वाला बनाया जाएगा। करेंसी मैनेजमेंट जो है, आज क्या है, आज जो करेंसी हमारा जो रुपया है, उसको मैनेजमेंट में क्या है भाई, उसके मैनेजमेंट में क्या होता है, काफी ज्यादा खर्च आता है, काफी टाइम लगता है और ऐसे में काफी संसाधन भी लगाए जाते हैं। कई सारे डिपार्टमेंट, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे काम करते हैं। तो करेंसी मैनेजमेंट के लिए, कोई इफिशिएंट बनाने के लिए क्या किया गया है, डिजिटल रुपये की शुरुआत की गई है। क्रिप्टो करेंसी
से कमाई पर, अगर आप क्रिप्टो करेंसी से कमाते हैं, जैसे बिटकॉइन, आपने नाम सुना होगा, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% की छूट दी जाएगी। यदि आप क्रिप्टो करेंसी पर कमाई करते हैं तो आपकी कमाई पर 30% टैक्स में छूट मिलेगा। यदि डिजिटल करेंसी, खासकर क्रिप्टो करेंसी से यदि आप पैसे कमाते हैं तो 30% तक आपको टैक्स में छूट मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन का चित्र मैंने दिया है। अगर इसके माध्यम से, कोई भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से यदि आप पैसा कमाते हैं तो सरकार की तरफ से कितना छूट मिलेगा, नोट कर लीजिएगा, 30%। आते हैं अगला, और क्या किया गया इस बजट में, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई। जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें कमी की गई। भारत में पहले कॉर्पोरेट टैक्स लगता था 18%, इसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 15%। अभी सुना होगा हाल ही में G20 की मीटिंग हुआ था। G20 की मीटिंग हुआ, उसके बाद G8 का मीटिंग हुआ। जो G8 की जो मीटिंग हुआ था इंग्लैंड में, उसमें भी G8 के देशों ने, G7 अब है, अब तो G8 है नहीं, G7 के जो देश हैं उनका मीटिंग इंग्लैंड में हुआ। उसमें उन्होंने भी कहा था कि प्रत्येक देश अपने कॉर्पोरेट टैक्स को 15% तक कर दे। अपने हर देश से उन्होंने अपील किया था कि प्रत्येक देश कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 15% तक ले आए। उसी के ध्यान में रखते हुए भारत में भी कॉर्पोरेट टैक्स को, जो 18% लगता था, उसे घटाकर 15% कर दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स पर जो सरचार्ज लगता था, एक्स्ट्रा जो टैक्स लगता था, उसमें 12% लगता था, उसे घटाकर 7% कर दिया गया। ध्यान रखिए, कॉर्पोरेट टैक्स जो पहले 18% था, उसे कितना कर दिया, 15%। और उस पर जो, देखो, कोई भी टैक्स पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है उसी को बोला जाता है सरचार्ज। तो सरचार्ज को भी 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। कंपनियों के लिए सुरक्षा से कारोबार से बाहर जाने के लिए, कोई भी कंपनी अगर कारोबार से बाहर जाना चाहता है तो पहले उसके लिए समय सीमा था 2 साल, लेकिन अब 6 महीने कर दिया। यानी कि आपको यदि किसी भी कंपनी को अपने कारोबार से बाहर जाना है तो 2 साल पहले उन्हें इन्फॉर्म करना होगा, उसके बाद ही अपने कारोबार से बाहर जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी। आदमी 2 साल पहले कैसे सोच लेगा कि हमें अपनी कंपनी से बाहर जाना है, कंपनी को बंद करना है, ये कैसे कर सकता है भाई? जब लेटेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तभी तो आदमी इस तरह का निर्णय लेता है। तो किसी भी कंपनी को स्वेच्छा से कारोबार से बाहर जाना है तब 2 साल नहीं बल्कि 6 महीने पहले बताना होगा। अच्छी बात है, सरकार ने बेहतर फैसला लिया है ताकि लोग अपने व्यापार को टाइम दे सकें। और अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम व्यापार में आ रहा है, किसी कंपनी को व्यापार में प्रॉब्लम आ रहा है, व्यवसाय में प्रॉब्लम आ रहा है, तो 6 आराम से उसको देख सकता है कि हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर 2 साल पहले बताने वाला कंडीशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? मान लो सरकार को मैंने बता दिया कि मैं कंपनी से बाहर जा रहा हूं, तो ऐसे में क्या होगा भाई? 2 साल पहले बता दिया और जैसे ही 1 साल गुजरा है तो पता चला कंपनी में फायदा होने लगा, तो फिर दोबारा अगर कंपनी में रहना चाहे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सरकार ने कहा कि 2 साल पहले नहीं, अब 6 महीना पहले बता के कंपनी छोड़ सकते हैं। ये इस बार के बजट में कहा गया। 10वें नंबर पॉइंट क्या है? कोयला से गैस बनाने के 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इस बार के बजट में सरकार ने निर्णय लिया है कि कोयला से गैस बनाने के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि कोयला से गैस बनाने की 4 पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कोयला से गैस बनाने के लिए कोयले को आंशिक रूप से हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन, यही 4 प्लांट है भैया, 4 प्रोजेक्ट है। हवा, कोयले को आंशिक रूप से हवा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर वेपर, भाप और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करते हैं। कोयले को, अगर कोयले से गैस बनाना है तो उसे क्या करते हैं? हवा के साथ या ऑक्सीजन के साथ या भाप के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में, कंट्रोल कंडीशन में आंशिक रूप से ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज किया जाता है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए कोयला से गैस बनाने और उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों में कोयले को बदलने के लिए 4 पायलट परियोजनाएं गठित की जाएंगी। यानी कोयले से गैस बनाने की 4 अलग अलग परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे हमारा जो उद्योग है वो, और उसको जो रसायन की जरूरत होती है उसकी आपूर्ति सही किया जा सके। इसके लिए क्या किया गया है? 4 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है कोयले से गैस बनाने की। और कोयला से गैस कैसे बनता है? उस पर हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड की परिस्थितियों में उसे क्या किया जाता है? ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे गैस बनाया जाता है। और वो गैस कहाँ काम आएगा? इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में। और क्या लिया गया निर्णय?
इस बार के बजट में सरकार ने और क्या निर्णय लिया, तो डिफेंस सेक्टर में आयात में कटौती की गई है। डिफेंस सेक्टर आयात में कटौती, आपने सुना होगा जब से मोदी जी भारत आए, भारत में प्रधानमंत्री बन के आए, तब से भारत में उन्होंने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। मेक इन इंडिया, उन्होंने कहा कि मैं बाहर से कुछ भी खरीदूंगा, लेकिन खरीदूंगा तब जब वो कंपनी हमारे देश में आकर सामान बनाए। मेक इन इंडिया का मतलब होता है कि मान लो कोई सामान हमें अमेरिका से खरीदना है, तो अमेरिका से जिस कंपनी से हम सामान खरीद रहे हैं, वो कंपनी हमारे देश में आकर, वो कंपनी हमारे कंट्री में आकर वो चीज हमें बनाए और हमें बेचे, अपने देश में बनाकर न लाए, हमारे देश में ऐसा करे। इससे क्या होगा, इससे वो कंपनी जब भारत में आएगी, और कंपनी भारत में आएगी तो भारत में सामान बनाएगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी। साथ में अगर यहाँ कंपनी लगाएगी, फैक्ट्री को यहाँ लगाएगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा। तो मेक इन इंडिया, साथ ही साथ भारत के लोगों को उस सामान को बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल हो जाएगी। तो उन्होंने एक शर्त रखा कि दुनिया से हम कोई भी सामान खरीदेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि वो कंपनी भारत में आके अपना सामान बनाए। इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया शुरू किया था। उसी प्रोग्राम के तहत आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हथियार आज मोदी जी के काल में नहीं, मनमोहन सिंह, वाजपेयी, नेहरू जी के जमाने से हम हथियार खरीद रहे हैं। दुनिया के देशों से हथियार खरीदते हैं। हथियार खरीदने के मामले में हमारे देश का दूसरा स्थान है, सबसे बड़ा स्थान है सऊदी अरब का। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार डिफेंस सेक्टर में जो खरीदारी होती है, कौन खरीदता है, सऊदी अरब। दूसरा नंबर है भारत का। तो मोदी जी ने कहा है कि डिफेंस सेक्टर में आयात को घटाया जाएगा। आयात मतलब जो हम खरीद के ले आ रहे हैं हथियार, उसको घटाया जाएगा। घटाया इसलिए जाएगा, इसका दो कारण है। पहला कारण कि जब हम हथियार किसी देश से खरीदते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अपना जो हमारा व्यापार घाटा है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो बढ़ता चला जाता है। हम किसी देश को अपना डॉलर जाकर दे देते हैं, इसलिए हम ज्यादा हथियार खरीदते हैं, जिससे हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व पर भी असर पड़ता है। ये कहा, ये डिफेंस सेक्टर के आयात यानी कि जो इंपोर्ट है उसमें कटौती करने का मेन कारण ये था। दूसरा, अगर इसको हम कम करेंगे तो जाहिर सी बात है इसको देश में बनाएंगे हम। तो वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने के लिए, डिफेंस सेक्टर में खरीद को घटाने के लिए, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए 68% पूंजी को स्थानीय उद्योग में लगाया जाएगा। मतलब कि अगर डिफेंस के लिए हम 100 रुपये खर्च करते थे, तो अब 68 रुपया का जो सामान है वो देश के अंदर बनेगा। हम खरीद के लाएंगे नहीं, हम खरीद के लाएंगे नहीं, वो सारे हथियार, वो सैन्य साजो सामान वो देश के अंदर बनेगा। यह निर्णय लिया गया है। तो समझिए मेक इन इंडिया के तहत निर्णय लिया गया। इससे फायदा क्या होगा, देश में लोगों को रोजगार मिलेगा, घर में हथियार बनेगा, फैक्ट्री खुलेगी तो देश में लोगों को रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। साथ में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व, जो हम डॉलर देकर के कहीं से खरीद कर लाते थे हथियार, कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, हमारा कमी आएगा, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व एंड डॉलर रिजर्व क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से हथियार पर जो हम दूसरे पर निर्भर हैं वो क्या होगा, हम आत्मनिर्भर बनते चले जाएंगे। ये सरकार ने इस बार के बजट में निर्णय लिया है कि डिफेंस सेक्टर में जो भी सामान हम दुनिया से खरीदते थे उसमें कटौती की जाएगी और 100 रुपए के सामान में से 68 रुपए का जो सामान है वो भारत में ही बनेगा, हम खरीद के नहीं लाएंगे, हमें ही बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला आते हैं, अगला बजट में क्या घोषणा है। 2025 तक पूरा होगा भारत नेट कार्यक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट, सरकार ने निर्णय लिया है कि 2025 तक भारत नेट कार्यक्रम को कंप्लीट किया जाएगा। भारत नेट कार्यक्रम को कंप्लीट किया जाएगा 2025 तक। इसमें क्या है, ग्रामीण इलाकों को भारत नेट कार्यक्रम क्यों लाया गया था, भारत नेट कार्यक्रम क्यों लाया गया भाई, तो ग्रामीण इलाकों को ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर देना और गांवों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना। भारत नेट प्रोग्राम का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि सभी ग्रामीण इलाकों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ देना और गांव में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। इस बार के बजट में सरकार ने निर्णय लिया है कि 2025 तक इसे कंप्लीट कर लेंगे, यानी हर एक गांव को ब्रॉडबैंड सुविधा दे देंगे, प्रत्येक गांव में लगा देंगे ब्रॉडबैंड, प्रत्येक गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। इसके लिए चलाया गया था भारत नेट प्रोजेक्ट, नोट कर लीजिए। इसको 2025 तक सरकार ने पूरा करने का उम्मीद जताया है। सीतारमन ने कहा है कि सभी गांवों में भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि कुछ सरकार का उसमें हिस्सा होगा
और कुछ प्राइवेट सेक्टर, यानी सरकार प्राइवेट सेक्टर की मदद से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का काम गांव-गांव में करेगा और 2025 तक इसे सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। तो भारत नेट कार्यक्रम को 2025 तक कंप्लीट करने का निर्णय इस बार का बजट में लिया गया। अगला पॉइंट है 2022-23 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। इस बार के बजट में 2022-23 के बजट में अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, नोट कर लीजिए, भारत सरकार के द्वारा 2022-23 में बहुत इंपॉर्टेंट, आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण 22-23 को घोषित किया गया अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। मोटा अनाज का मतलब होता है दाल, जितने भी दाल हैं उसको मोटे अनाज में रखते हैं, गेहूं है उसको मोटे अनाज में रखते हैं, मक्का है उसे मोटे अनाज में रखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2022-23 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी पैक्स के माध्यम से। हमारे यहाँ जो खरीद होती है किसके माध्यम से होता है भाई? तो पैक्स के माध्यम से हमारे देश में खरीद होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो उत्पादन होगा गेहूं और धान का, उसमें जितना गेहूं और धान उत्पादित होगा सरकार इस बार कितने रुपए का खरीदेगी गेहूं और धान? तो 2.37 लाख करोड़, यानी कितना 2,37,000 लाख करोड़ रुपए जारी किया है, ताकि किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर गेहूं और धान की खरीद होगी। ये कितना रुपया जारी किया, नोट कर लीजिए, 2.37 लाख। वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कौन सा होगा? 2022-23 का वर्ष होगा। और सरकार गेहूं और धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन, सरकार जो भी अनाज खरीदती है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर ही खरीदती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य लागत आयोग के द्वारा जारी की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत मूल्य आयोग की सिफारिश पर ही जारी की जाती है। किस फसल का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, इसको जारी करता है कृषि मूल्य लागत आयोग, इसे जारी करती है। और इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार कितने रुपए जारी करेगी? 2.37 लाख रुपए जारी करेगी। 2022-23 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। 21-22 में 1.63 करोड़ किसानों में से, यानी कितना, 1,63,00,000 किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान। इसके लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के किसानों के खाते में सीधा, किसानों के खाते में सबसे बड़ी बात है कि किसानों के खाते में सीधा भुगतान किया जाएगा। ये जो रुपया है एमएसपी पर, वो सीधे उनके खाते में पैसा आएगा डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। इतने रुपए खर्च करने की सरकार की घोषणा है। नोट कर लीजिए, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी 2022-23 को घोषित किया गया है। आगे आते हैं, अगला क्या है बजट में? अगला पॉइंट क्या है भाई? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखिए, सरकार का इस बार डिजिटल पर पूरा फोकस है। क्या क्या हुआ डिजिटल में भाई? डिजिटल में क्या क्या बातें हुई? अभी तक आपने क्या पढ़ा? डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हो भैया डिजिटल रुपया आ रहा है। तीसरा क्या हुआ भैया? तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स में छूट मिल रहा है। तीसरा, चौथा पॉइंट क्या हुआ? एक रेलवे स्टेशन एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई। वन क्लासरूम एंड वन टीवी चैनल की शुरुआत की गई। इस सारी बातों को आप नोट कर लीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स में 18% को घटाकर 15% कर दिया गया और सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। पेंशन स्कीम के तहत 10% की छूट दी गई। ये पूरी बातें आपको मैंने बताई इस बजट में किया गया। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण, कितने डिजिटल बैंक बनाए जाएंगे? 75। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 75 डिजिटल बैंक बनेंगे 75 जिलों में। 75 जिलों में भारत के 75 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या बनेंगे? 75 डिजिटल बैंक बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, देश के 75 जिलों में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का अंग्रेजी होगा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, इसके द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक की स्थापना की जाएगी। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, चिप लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिप लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जारी किए जाएंगे और 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक
बनाया जाएगा। किसके द्वारा? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक बनेगा और चिप आधारित ई पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरी योजना के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। शहर में जितने भी प्लान चल रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट के जितने भी प्लान चल रहे हैं, उनके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे तथा कारोबारी सुगमता तथा जीवन में गुणवत्ता के अगले चरणों की शुरुआत होगी। माने जीवन को बेहतर बनाने पर सरकार का पूरा काम है। सरकार चाहती है कि ऑफिस पर डिपेंडेंसी लोगों की कम हो, लोग ऑफिस पे कम डिपेंड रहे, लोग पर कम डिपेंड रहे, और सबको डिजिटल बना देने से क्या होगा? इस पे करप्शन पर भी रोक लगेगा, साथ ही साथ लोगों का काम आसान हो जाएगा। एक समय था जब पैसा निकालने, पैसा जमा करने बैंक जाना पड़ता था। आज 12 बजे 2 बजे रात में भी अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो डिजिटल लेन देन के तहत हम आसानी से रात को 12 बजे पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। ये सब इस बार के बजट में और ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। और इस बार के बजट का जो 15वां पॉइंट है वो क्या है भाई? एमएसएमई। आप जानते हैं कि सरकार जब से 2019 के बाद जब से हमारे देश में कोरोना महामारी आया है, सरकार का सबसे बड़ा फोकस है 2 सेक्टर पर, एक एमएसएमई और दूसरा स्टार्टअप इंडिया। एक एमएसएमई पर ध्यान है सरकार का और दूसरा स्टार्टअप इंडिया पर सरकार का ध्यान है। तो एमएसएमई जो सेक्टर है, मीडियम स्मॉल स्केल जो इंटरप्राइजेज हैं, उनकी रेटिंग के लिए एमएसएमई सेक्टर को मध्यम, सूक्ष्म, मध्यम और लघु जो उद्यम है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, उनकी रेटिंग को बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर करने के लिए एमएसएमई जो सेक्टर है, सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग या इंटरप्राइजेज है, उसको बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 6000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम की रेटिंग के लिए 6000 रुपए के कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। अभी सरकार ने हाल ही में एमएससी का नया डिफिनेशन भी दिया है। कोविड-19 में आत्मनिर्भर भारत योजना को लॉन्च करते समय सरकार ने 2019 में एमएसएमई का नया डिफिनेशन भी तय किया है। आम बजट 2022-23 को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल आधारभूत यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने की पहल के तहत देश स्टैक ई पोर्टल शुरू किया गया है। नोट कर लीजिए भाई, डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तभी तो डिजिटल जो हम शुरू कर रहे हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हैं, हम डिजिटल रुपया ला रहे हैं, इसको सफल बनाने के लिए डिजिटल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देना होगा। उसके लिए सरकार ने क्या शुरू किया है? देश स्टैक ई पोर्टल, इसका नाम है देश स्टैक ई पोर्टल की शुरुआत किया है सरकार ने। देश स्टैक ई पोर्टल की शुरुआत, देश स्टैक ई पोर्टल की शुरुआत किया है डिजिटल आधारभूत संरचना के विकास के लिए। उन्होंने कहा कि ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। मैंने भी क्या बोला कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात की गई है। किसके लिए? ड्रोन के लिए, ड्रोन के डेवलपमेंट के लिए स्टार्टअप के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी और इस वर्ष 2022 में सरकार ने घोषणा किया है कि प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे। स्टार्टअप को फोकस करने के लिए सरकार 16 जनवरी को हर साल, इस साल से शुरू हुआ है, मनाया जाएगा। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी स्टार्टअप इंडिया का। इसलिए इस साल 16 जनवरी को क्या किया गया? 16 जनवरी को क्या किया गया है? हर साल मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। अब सुन लीजिए बात मेरी। इसके अलावा बजट में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें एवरग्रीन क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई है। साथ ही साथ प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत को ई पंचायत बनाने पर बात हुई है। इस बार के बजट में प्रत्येक ग्राम पंचायत को ई पंचायत बनाने की बात की गई है। एवरग्रीन क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई है। साथ ही साथ इस बार के बजट में स्टार्टअप को भी फोकस किया गया है और डिजिटल इंडिया को भी फोकस किया गया है। मुझे विश्वास है स्टूडेंट कि आप समझ गए होंगे पूरी बात। तो सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए लोगों तक, ताकि अधिक से अधिक लोग सेशन के साथ जुड़ सके। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे का सेशन देखते हैं। बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसको ध्यान से समझिएगा, ये हर साल काम आएगा। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से हुआ है। फ्रेंच भाषा के एक शब्द है बुजेट, जिसका मतलब होता है चमड़े की थैली, जिसका मतलब होता है चमड़े की थैली।
फ्रांस। पूछा जाए कि बजट किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका जो शब्द है बुजेट, यही से उत्पत्ति हुआ बजट का, जिसका मतलब होता है चमड़े की थैली। आप बजट का मतलब जानते क्या है? बजट का मतलब होता क्या है? बजट का मतलब होता है कि भाई आपके जो आय है और आपका जो व्यय है, उसका जो लेखा जोखा आप रखते हैं, उसी को तो बजट बोलते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। सबसे दिलचस्प क्या है कि संविधान में कहीं भी बजट टर्म मेंशन नहीं है, बल्कि बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा है, न कि बजट की चर्चा है। बोलचाल में हम इसे बजट कह देते हैं। अब इस जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें है? अनुच्छेद 112 में। यानी भारत में जो बजट पेश होता है अनुच्छेद 112 के तहत पेश होता है। इसके अंतर्गत एक वर्ष में सरकार के कुल आमदनी और खर्चे का विवरण होता है। एक वर्ष में सरकार की कितनी आमदनी हुई है और सरकार ने कितने खर्चे करने हैं, ये पूरा विवरण बजट में होता है। हालांकि जो बजट बनता है उसमें पिछले वर्ष की आमदनी और खर्चा की जानकारी होती है, साथ ही वर्तमान वर्ष के खर्चों का अनुमान होता है तथा भावी वर्ष में उसके माध्यम से कैसे विकास करना है, इसकी चर्चा होती है। यानी बजट में कुल 3 वर्षों का ब्यौरा होता है। बात को समझिए, जब बजट पेश होता है, ध्यान से बजिएगा बात को, जब बजट पेश होता है तो उसमें 3 साल का वर्णन होता है। मान लो 2022-23 का बजट पेश हुआ, तो इस साल कितना खर्च किया जाएगा सभी मंत्रालयों के द्वारा, उसकी चर्चा तो होगी। लेकिन उस बजट में पिछले साल यानी 21-22 में सभी मंत्रालयों ने कितना खर्च किया, इसका भी ब्यौरा उसमें होता है। और इस साल कितना खर्च होगा, इसका ब्यौरा होता है। और उसके आगे यानी 2023-24 में क्या हमारा विजन होगा, इसकी भी चर्चा होती है। यानी बजट जो बनता है उसमें 3 साल की चर्चा होती है। जिस साल का बजट बन रहा है उसकी चर्चा तो होती ही है, उसके 1 साल पीछे और 1 साल आगे की भी चर्चा होती है। यानी 22-23 का बजट है तो 22-23 की चर्चा तो होगी, लेकिन साथ में उसमें 21 और 22 की भी चर्चा होगी और 23 और 24 की भी चर्चा होगी। ये 3 साल का बजट जो प्रस्तुत होता है उसमें 3 साल का बजट होता है। क्लियर है? समझ रहे बात आप लोग? इस बार बजट में हम लोग बजट जो है उसमें 3 साल का ब्यौरा होता है। राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से बजट दोनों सदनों में रखवाते हैं। केंद्रीय बजट में 7 दस्तावेज शामिल होते हैं। केंद्रीय बजट में 7 अलग अलग दस्तावेज शामिल होते हैं। जब भी बजट पेश होता है तो उसमें 7 दस्तावेज होते हैं। पहला बजट का भाषण होता है, दूसरा वार्षिक वित्तीय विवरण, तीसरा बजट का सार, चौथा वित्त विधेयक, पांचवा बजट की प्राप्तियां, छठा बजट का खर्च, अनुदान की मांग। ये 7 अलग अलग दस्तावेज, 7 अलग अलग बजट के सेक्शन होते हैं। बजट भाषण का दस्तावेज जो होता है, जो बजट भाषण वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट भाषण दिया जाता है उसका दस्तावेज हल्के नीले रंग का होता है। बजट खर्च का दस्तावेज हल्का पीला रंग का होता है। आमदनी का जो दस्तावेज पेश किया जाता है वो गेरुआ रंग का होता है। वित्त विधेयक का जो दस्तावेज पेश होता है, फाइनेंस बिल का जो दस्तावेज होता है वो सफेद रंग का होता है। टैक्स का जो दस्तावेज होता है हल्के गुलाबी रंग का होता है। वित्त मंत्री का बजट भाषण 2 हिस्सों में बटा होता है। वित्त मंत्री का जो बजट भाषण है वो 2 भागों में बटा होता है। पहले हिस्से में प्रत्येक विभागों को कितना पैसा आवंटित किया गया उसकी चर्चा होती है और दूसरे भाग में टैक्स के माध्यम से कितना पैसा आया उसकी चर्चा होती है। यानी बजट भाषण जो होता है वित्त मंत्री का वो 2 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन सभी मंत्रालय को कितने पैसे दिए गए उसकी चर्चा और दूसरा सेक्शन टैक्स के माध्यम से कितने पैसे आए उसकी चर्चा की जाती है। बजट बनने की प्रक्रिया अमूमन सितंबर महीने में शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को थोड़ा समझा जाए। बजट बनने की जो प्रक्रिया है सितंबर महीने में शुरू हो जाती है। सितंबर महीने में करता क्या है वित्त मंत्री? वित्त मंत्री जितने भी मंत्रालय हैं सभी मंत्रालय को क्या करता है? चिट्ठी लिखता है। सभी मंत्रालय को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि आप इस साल कितना पैसे खर्च किए वो लिखिए और अगले साल आप कितना खर्च करेंगे उसका ब्यौरा हमको दीजिए। ये वित्त मंत्री सितंबर महीने में सभी मंत्रालय को लिख के भेज देता है। सबसे पहले वित्त मंत्री सभी मंत्रालय को गाइडलाइन जारी करता है और सभी मंत्रालय से पिछले साल किए गए खर्च और आमदनी का दस्तावेज मांगता है। पहला काम बजट में सितंबर महीना में, जो फरवरी में बजट पेश होता है, आप क्या समझते हैं कि रातों रात बजट तैयार हो जाता है? पिछले साल सितंबर से ही काम शुरू हो जाता है। तो पहले क्या करता है? सभी मंत्रालय को वित्त मंत्री गाइडलाइन देता है। सभी मंत्रालय से पिछले साल किए गए खर्च और आमदनी का दस्तावेज मांगता है। क्लियर? इस दस्तावेज पर वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण को पढ़ते हैं। इसके बाद बजट उपायों पर आम चर्चा होती है। इस चर्चा में सभी प्रस्ताव नीतियों पर विचार होता है। कहने का मतलब जो गाइडलाइन जारी करता है वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालय को
और कहता है कि पिछले साल आप कितना खर्चा किए और अगले साल कितना खर्चा करने का इरादा है, वो हमको लिख कर भेजिए। ये वित्त मंत्री द्वारा लिखा जाता है सितंबर महीने में। जब वो दस्तावेज वापस आता है, सभी मंत्रालय वित्त मंत्रालय को लिख के भेज देते हैं कि लीजिए जी, हमने पिछले साल इतना खर्चा किया, अगले साल इतना खर्चा करना है। उस जो दस्तावेज लौट करके जो आता है, उसको वित्त मंत्री लोकसभा में क्या करते हैं, बजट भाषण में पढ़ते हैं। इसके बाद बजट उपायों पर आम चर्चा होती है। इस चर्चा में सभी प्रस्ताव और नीतियों पर विचार विमर्श किया जाता है। इसके बाद कार्यवाही को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि वित्त मंत्री पहले सितंबर महीने में सभी मंत्रालय को चिट्ठी लिख दिया कि अपना अपना खर्चा लिख के भेजिए, और जब वो खर्चा आया तो उस खर्चा पर डिटेल चर्चा होती है। लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस में डिटेल उस खर्चे पर चर्चा होती है। जैसी चर्चा समाप्त होता है, कुछ दिन के लिए संसद को स्थगित कर दिया जाता है और वो पूरा का पूरा जो दस्तावेज है वो संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है। आप जानते हैं संसद में अलग अलग कमिटीज हैं, अलग अलग विभागीय समितियां हैं। संसद में कुल 24 विभागीय समितियां हैं। तो बजट में जो अलग अलग खर्चा है, संबंधित खर्चों को जांच के लिए कि जो मंत्रालय जो खर्चा लिख के भेजा है वो सही लिख के भेजा है कि कैसी बिना मतलब के मैं इतना खर्चा करूंगा, मैं इतना खर्चा करूंगा, ऐसा लिख के भेज दिया है। इसकी जांच के लिए संबंधित मंत्रालय संबंधित डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। इसके बाद कार्यवाही को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस दौरान सभी दस्तावेज को विभागीय समितियों के पास भेज दिया जाता है, जिस पर समिति विस्तार से अध्ययन करती है, वित्त मंत्रालय को भेज देती है। सभी खर्चों को चर्चा होने के बाद विभागीय समिति को भेजा जाता है, डिपार्टमेंटल कमेटी को भेजा जाता है। उस पर विस्तार से वो अध्ययन करती है, उसमें अगर कुछ कमी है तो उसको जोड़ती है, ज्यादा है तो घटाती है। इस तरह का काम करने के बाद सारे विभाग फिर से वित्त मंत्रालय के पास क्या कर देते हैं, उस पूरे दस्तावेज को जो खर्चा जो मांग किया है सभी मंत्रालयों ने वित्त मंत्रालय से, वो दोबारा लौट के वित्त मंत्रालय के पास चला आता है। इसके बाद जो वित्त मंत्रालय के पास दस्तावेज आता है उसी को डिमांड फॉर ग्रांट कहा जाता है, अनुदान की मांग। पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है। सितंबर महीने में बजट का काम शुरू होता है और सितंबर महीने में जो बजट का कार्य शुरू होता है उसमें पहले वित्त मंत्री सभी को चिट्ठी लिखते हैं, खर्चा मंगवाते हैं कि बताओ कितना खर्चा करना है अगले साल। उस खर्चे पर डिटेल चर्चा करते हैं लोकसभा राज्यसभा में। उसके बाद चर्चा करने के बाद संबंधित कमेटी को भेजा जाता है पूरा दस्तावेज। वो कमेटी उसको चेक करती है कि जो मंत्रालय भेजा है कहीं कहीं ज्यादा खर्चा तो लिख के नहीं भेज दिया है, उस पर जांच होती है और जांच करके जो वित्त मंत्री के पास पहुंचता है फाइनली खर्चा, उसी को बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान की मांग। ये अनुच्छेद 16 में है। संविधान के अनुच्छेद 16 में डिमांड फॉर ग्रांट की चर्चा की गई है। इस अनुदान की मांग को लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में खर्चा के लिए रखा जाता है, चर्चा के लिए रखा जाता है। इस जो डिमांड फॉर ग्रांट वित्त मंत्री के पास पहुंचा है लौट के, फिर उसे लोकसभा राज्यसभा दोनों में उस पर चर्चा की जाती है। इसके बाद केवल लोकसभा में इस पर वोटिंग होती है। ध्यान रखिए, जो अनुदान की मांग आ गया उस पर लोकसभा राज्यसभा दोनों में चर्चा होती है, बहस दोनों में होती है, लेकिन वोटिंग का अधिकार, बजट पे वोटिंग का अधिकार केवल लोकसभा को है। ध्यान रखिएगा, बजट पे राज्यसभा वोट नहीं कर सकती। बजट पर बहस और चर्चा दोनों करते हैं, लेकिन बजट पर चर्चा दोनों कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होती है। अनुदान की मांग से जुड़े खर्चों को संचित निधि पर भारित किया जाता है। अनुदान की मांग मतलब क्या? अनुदान की मांग मतलब सिंपली क्या, जो मंत्रालयों के द्वारा खर्चा आया लिख करके उसी खर्चे को अनुदान की मांग कहते हैं। अनुदान की मांग जो है असल में वही बजट का खर्चा है, और बजट के खर्चे को कहां से किया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से वो खर्चा किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में एक विधेयक पारित किया जाता है जिसका नाम है विनियोग विधेयक, एप्रोक्सीमेशन बिल। जब खर्चा हो गया, खर्चा जांच करके आ गया, उसी को डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान की मांग कहते हैं। उसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होती है, वोटिंग केवल लोकसभा में होती है। जब वोटिंग समाप्त हो जाता है तो खर्चा के लिए संचित निधि से पैसा निकालेंगे। तो जो बजट में खर्चे के लिए संचित निधि से पैसा निकाला जाता है उसे एप्रोक्सीमेशन बिल या उसे विनियोग विधेयक के नाम से जानते हैं। इसके 75 दिन के अंदर सरकार द्वारा टैक्स से संबंधित वित्त विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है। अब ये जो जब अनुदान की मांग के लिए विनियोग विधेयक आ जाता है, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में, नोट कर लीजिएगा, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में, और 75 दिन के अंदर सरकार के द्वारा टैक्स से संबंधित, अगर सरकार को टैक्स बढ़ाना है या घटाना है, इस बार के बजट में तो आपने देखा ही सरकार ने टैक्स में कोई चेंज नहीं किया है, टैक्स में कोई इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है, तो इस बार तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर सरकार को कोई टैक्स में बदलाव करना है तो 75 दिनों के अंदर वित्त विधेयक को संसद में लोकसभा में पारित कराना होगा, उसके बाद ही काम होगा। बजट तैयार करने में वित्त मंत्रालय के नीति आयोग और सभी मंत्रालय शामिल होते हैं।
बजट बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है भाई? तो आर्थिक मामलों के विभाग है बजट डिवीजन। आर्थिक मामलों की विभाग है, उसका जो बजट डिवीजन है वो बजट तैयार करने का काम करता है। बजट डिवीजन के डिवीजन बजट के लिए, ये जो बजट डिवीजन है ये बजट के लिए नोडल एजेंसी होती है। क्वेश्चन आ जाए कि बजट को तैयार कौन करता है, तो ये आर्थिक मामलों के विभाग का एक बजट डिवीजन होता है, वही बजट तैयार करने की नोडल एजेंसी होती है। अगर बजट के इतिहास पर प्रकाश डालें, तो बजट के इतिहास पर चर्चा करें तो भारत का पहला बजट 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटे से उबारने के लिए जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का काफी नुकसान हो गया था, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चली गई थी। इस घाटे से उबारने के लिए उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने जेम्स विल्सन को बुलाया था, एक इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन को बुलाया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटे से उबारने के लिए भारत का पहला बजट पेश किया। क्वेश्चन आ जाए भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? 1860 में। किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1992 में भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 में पहली बार भारतीयों को भी बजट पर प्रश्न पूछने की इजाजत मिली। पहली बार पहले बजट जब बनता था तो भारतीयों को बजट पर बोलने का अधिकार नहीं था, बजट पर क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था। पहली बार इंडियन को 1992 के इंडियन काउंसिल एक्ट में, भारतीय परिषद अधिनियम में प्रश्न पूछने की इजाजत मिली और 1909 में भारतीयों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत मिली। पूरक प्रश्न मतलब एक बार प्रश्न पूछ लिए तो पहले दोबारा नहीं पूछ सकते, एक बार पूछ के बैठ जाइए, जो जवाब मिलेगा उससे संतुष्ट हो जाइए। लेकिन अब क्या किया गया 1909 में बजट पर भारतीयों को पूरक प्रश्न यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, यानी भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने की इजाजत 1992 में मिली और 1909 में उन्हें पूरक प्रश्न पूछने की भी इजाजत मिल गई। 1921 में सर विलियम एक्वर्थ, उस समय रेलवे कमिटी के चेयरपर्सन थे, रेलवे आयोग के चेयरपर्सन थे सर विलियम एक्वर्थ। 1921 में इनकी अध्यक्षता में, सर विलियम एक्वर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस समिति के सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 1924 में पहली बार रेल के विकास को देखते हुए, रेल के डेवलपमेंट, रेल के उपयोगिता को देखते हुए, उसकी यूटिलिटी को देखते हुए 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 9 अक्टूबर 1946 से 14 अगस्त 1947 के बीच के लिए अंतरिम सरकार, आप जानते हैं कि अंतरिम सरकार बनी थी, आजादी से पहले जो भारत की सरकार बनी उसका नाम था इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। 9 अक्टूबर 1946 से 14 अगस्त 1947 के बीच के लिए अंतरिम सरकार का बजट तत्कालिक वित्त मंत्री लियाकत अली खान ने पेश किया था। यानी अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। यही बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। इनके द्वारा भारत का पहला बजट अंतरिम बजट पेश किया गया था। आजादी के बाद 26 नवंबर 1947 को आर के सनगुमन शेट्टी ने बजट पेश किया था। 26 नवंबर 1947 यानी आजाद भारत का पहला बजट पूछा जाए किसने पेश किया तो आर के सनगुमन शेट्टी ने पेश किया था। 1949-50 के लिए जॉन मथाई ने बजट पेश किया। यह बजट इसलिए महत्वपूर्ण है, 1949-50 का बजट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें योजना आयोग और पहली बार पंचवर्षीय योजना की चर्चा की गई थी। 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन की चर्चा 1949-50 के बजट में जिसको पेश किया था जॉन मथाई ने, उसमें चर्चा की गई थी। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में सीडी देशमुख के द्वारा बजट पेश किया गया। 1958 का बजट स्वयं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार बजट कब पेश किया तो 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं बजट पेश किया। 1970 का बजट तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने बजट पेश किया था। एक खास बात यह है 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में छपता था, 1955 तक बजट केवल और केवल अंग्रेजी में छपता था। 1955 से बजट हिंदी में भी छपने लगा। रोचक तथ्य यह है कि मोरारजी देसाई एकमात्र वित्त मंत्री थे जिन्होंने 1964 और 1968 का बजट अपने जन्मदिन के दिन पेश किया था। 1964 और 1968 का बजट मोरारजी देसाई ने अपने बर्थडे के दिन पेश किया था। ब्रिटिश परंपरा के आधार पर सन 2000 तक पहले बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। ब्रिटिश परंपरा, जब ब्रिटेन ने यानी जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था तो शाम को 5 बजे पेश किया था। तब से हमारे देश में 5 बजे शाम को बजट आता था। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने 2001 में बजट को क्या कर दिया, 11 बजे प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। शाम को 5 बजे शाम को बजट, वैसे ही शाम हो रहा है, कहीं डूब न जाए देश, भैया कम से कम बजट को सुबह में पेश किया जाए, ज्यादा पॉजिटिव होगा। उस समय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे।
2001 में पहली बार बजट को 5 बजे नहीं प्रस्तुत करके 11 बजे प्रस्तुत किया गया और वही परंपरा आज तक कायम है। अब बजट 11 बजे ही प्रस्तुत होता है। वही 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट जो है 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। यानी कि मोदी जी जब आए तो बजट को 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत करना शुरू कर दिए। यानी 2016 तक बजट 28 फरवरी को पेश होता था। 2016 तक बजट 28 फरवरी को पेश होता था। 17 से पहली बार 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा। साथ ही साथ विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से मिला दिया गया। इन 2017 में 3 परिवर्तन, बजट में 3 चेंज किए गए। पहला चेंज, बजट 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को पेश होने लगा। दूसरा चेंज, बजट जो है उसमें रेल बजट जो है आम बजट से मिला दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर? विवेक देवराय। आपने अभी देखा कि भाई, आपने देखा कि 1921 में एकवर्त समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से 1924 में मिला दिया गया था। लेकिन विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से फिर दोबारा मिला दिया गया। उस समय 1924 में अलग कर दिया गया था रेल बजट को आम बजट से, और दोबारा 2017 में इसे फिर से एक कर दिया गया। साथ ही साथ 2017 में ही प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय जो है उसको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। यानी मोदी जी के आने के बाद बजट में 3 परिवर्तन हुए। 28 फरवरी के बजाय बजट 1 फरवरी को पेश होने लगा। उसके अलावा गैर योजनागत व्यय यानी प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को मिला दिया गया, और विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से मिला दिया गया। बजट की छपाई संसद के नॉर्थ ब्लॉक में की जाती है। जो बजट का दस्तावेज है उसकी छपाई संसद के नॉर्थ ब्लॉक में की जाती है। बजट की छपाई के दौरान जो अधिकारी उससे संबंधित होते हैं उनको 10 दिन के लिए नॉर्थ ब्लॉक में ही रुकना पड़ता है। वो कहीं घर भी नहीं जाते, अपने सारे सगे संबंधियों से कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि बजट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो गोपनीय रखा जा सके। जब तक बजट पेश न होगा, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को बजट के बारे में पता नहीं होता। यही दोनों को केवल पता होता है। बजट जिस दिन पेश होता है 11 बजे, उसके 1 घंटा पहले सभी मंत्रालयों को खाली बताया जाता है। कोई मोटा मोटी बात नहीं, बजट गोपनीय रहे, बजट के बारे में कोई जान न जाए। इसके लिए 10 दिन तक जब छपाई होती है बजट की, तो सारे अधिकारियों को नॉर्थ ब्लॉक में ही रुकना पड़ता है। मोबाइल फोन सब कुछ जब्त कर लिया जाता है, सारे संबंधियों से टूट जाते हैं, कट जाते हैं, ताकि बजट गोपनीय रहे। बजट की सारी बातें बजट प्रस्तुत होने से पहले तक काफी गोपनीय तरीके से रखा जाता है। बजट प्रस्तुत होने के 1 घंटे पहले बजट का सारांश सरकार के मंत्रियों को बताया जाता है। ये पूरा बजट का इतिहास था। हमने बजट, इस बार के बजट में क्या क्या किया गया, हमने 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके सामने डिस्कस किया। देखिए, कितने का बजट है, टोटल बजट कितने का है, टोटल कितना का बजट और किस किस सेक्टर में कितना खर्च किया जाएगा, इसका एक आंकड़ा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि वो आंकड़ा याद करने वाला आंकड़ा है, वो डिस्कस करने वाला आंकड़ा नहीं है। जो आंकड़े होते हैं, कितने टोटल का बजट है, कितना कितना कहाँ खर्च किया जाएगा, किस किस सेक्टर में, उसका एक लिस्ट बना करके पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। लेकिन इस बार के बजट का जो महत्वपूर्ण सार संक्षेप है वो ये 15 पॉइंट है। जो सरकार की मंशा है, ये 15 पॉइंट से स्पष्ट होती है। और आगे आने वाला जो मंशा सरकार का है, भारत को डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया में कन्वर्ट कर देना। समझ में आ रहा है बात? ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम रोजगार डेवलप हो सके, हम लोग आयात कम करें और निर्यात ज्यादा करें। हमारा आज क्या है, मैक्सिमम देशों के साथ एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। सरकार का क्या इरादा है? डिजिटल माध्यम को बढ़ावा देकर, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर, आपने देखा डिफेंस सेक्टर में कम कर दिया गया, आयात को कम किया जाएगा, यानी कि इंपोर्ट को कम किया जाएगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा, स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा और प्लस डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि हम खरीदे कम और बेचे ज्यादा, एक्सपोर्ट ज्यादा करें, इंपोर्ट कम करें। ये सरकार का मूल उद्देश्य था। बजट का पूरा ये सार था। आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ये प्री के साथ साथ मेंस में भी आपके काम आने वाले हैं। अलग अलग आंसर को लिखने में इस डाटा को, इन चीजों को आप पुट करके अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं। तो कैसा लगा सेशन, एक बार जरूर बता दें आप लोग, कैसा लगा पूरा सेशन आपको कैसा लगा? एक बार सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दें, ताकि अधिकतम लोग इस सेशन को जान सकें, समझ सकें। तो भाई, आपको बजट का विस्तार से मैंने चर्चा किया, ये आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। और सेशन को अधिकतम शेयर कर दें। अगर अभी तक लाइक नहीं किया, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको सारा मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो नोट्स है, ये पूरा नोट्स टेलीग्राम चैनल पर
हमारा टेलीग्राम चैनल है मिशन 50 आईएएस का, मिशन आईएएस का, रंजीत कुमार सर आईएएस का, उनका तीनों का चैनल है। वो तीनों चैनल को आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल से ऐड हो जाइए। ये पूरा का पूरा नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा। इसके साथ साथ इस बजट में किस सेक्टर में कितना खर्च किया गया ये भी आपको चला जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन एक बार जरूर कमेंट में बता दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ताकि आप अपने स्कोर को बूस्टअप करें, अपने स्कोर को बेहतर करें, अपनी तरक्की को आगे बढ़ाएं और मेंस के आंसर राइटिंग में भी इस बजट पॉइंट्स को आप डिस्कस करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो मिलते हैं करंट अफेयर के सेशन के लिए अगले दिन यानी कल शाम 5 बजे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।